नमस्कार। बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन दिन पर मैं शिल्पी आप सबका हृदय से फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आप सभी से मैं ये उम्मीद करती हूं कि संडे के एक छोटे से ब्रेक के बाद आज हम वापस एक साथ वही उम्मीद और वही जोश और वही उमंग के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि बुद्धा भी क्या कहते हैं, बुद्ध भी कहते हैं कि अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। तो अपने आप में अच्छा महसूस करिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, योद्धा की तरह खुद को तैयार करिए आने वाले एग्जाम के लिए। और अभी के लिए फिलहाल इस सेशन को देख लीजिए। आइए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। क्या कहता है आज का हमारा पहला प्रश्न? कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आइए देखते हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का, ध्यान दीजिएगा, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व करता है। देखिए, WHO को कब लाया गया था? WHO को 1948 में UN के द्वारा एक विशेषीकृत संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ तक स्पष्ट है। देखिए, ये कह रहा है कि एक अंतर सरकारी संगठन है जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य की बात कर रहा है और यहाँ पर क्या कह रहा है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के वैश्विक प्रयासों, वर्ल्ड लेवल पर जो स्वास्थ्य, जो हेल्थ है, उसके कवरेज की विस्तार की बात कर रहा है। ये कथन हमारा पूरी तरह करेक्ट हो जाता है। देखिए, यहाँ पर साफ से समझ आ रहा है विश्व स्वास्थ्य की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की बात कर रहा है, वैश्विक प्रयासों की बात कर रहा है कि कैसा, किस देश में किस प्रकार का स्वास्थ्य, कैसे वहाँ पर चीज़ें स्वास्थ्य को लेकर की जा रही हैं। तो इन सब का वो नेतृत्व करता है। ठीक है, यह स्पष्ट हो गया है। पहला कथन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए, जब कभी आपके समक्ष ऐसे प्रश्न आए जहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना है दो तीन चीज़ों का कि वो किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, वो संगठन किसके द्वारा लाया गया है, वो इसका जो स्थापना दिवस है वो कब लाया गया, किस ईयर में हुआ, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, और उसका जो उद्देश्य लिया गया है क्या वो फुलफिल हुआ है, अब तक कितना फुलफिल हुआ है, इत्यादि छोटी छोटी चीज़ों का हमें अपने प्रश्न में ध्यान रखना होता है। दूसरा कथन कहता है कि WHO का वित्त पोषण सदस्य देशों द्वारा समान निर्धारित योगदान द्वारा होता है। क्या कह रहा है? समान निर्धारित योगदान द्वारा होता है। देखिए, अब इतना बड़ा संगठन बनाया जा रहा है, इसका जो कार्य है, जो इसका उद्देश्य है, वो स्वास्थ्य को लेकर है, हेल्थ को लेकर है। तो हेल्थ अपने आप में बड़ा एक मतलब अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है ना। तो यहाँ पर कह रहा है उसके लिए फंडिंग चाहिए। तो जितने भी उसमें इस संगठन में जितने भी देश शामिल होंगे तो कह रहा है कि वो समान निर्धारित, मतलब समान जो है अपना अपना फंडिंग करें, इक्वली सब, उतना बोल दिया जाए, इतना फिक्स आपको फंडिंग करनी वो हर देश को करनी होगी जो इसमें शामिल होगा। तो ज़रा आप यहाँ ठहर कर सोचिए कि पूरे विश्व में अमेरिका जैसे देश भी हैं, वहाँ भारत जैसा देश भी है, वहाँ बांग्लादेश जैसा भी देश है, वहाँ पर श्रीलंका, वहाँ पर अफ्रीका जैसा भी देश है पूरे विश्व में। तो क्या सबकी GDP समान होगी? क्या सब आर्थिक रूप से एक जैसे होंगे, एक जैसे सक्षम होंगे? नहीं। तो क्या वो समान निर्धारित योगदान दे सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई। कोई इतना ज़्यादा, कोई हो सकता है, छोटा सा उदाहरण लेते हैं, कोई हो सकता है कि 500 देने में सक्षम हो, कोई हो सकता है 100 रुपये देने में सक्षम हो। ये बहुत ही छोटे लेवल की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, कोई हो सकता है 500 रुपए देने में सक्षम हो, कोई 100 रुपए देने में सक्षम हो, कोई उससे भी कम हो, या कोई 200 समथिंग, इस तरह से चीज़ें हो सकती है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि समान, उसको जो योगदान वो दे रहे हैं वो समान नहीं हो सकता। वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी GDP, अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार ही वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है। देखिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो आपको मैं दे रही थी, ऐसा नहीं कि वो इतना ही ऐसा कुछ देते हैं अमाउंट, ये बहुत छोटे स्तर की बात है जो मैं बता रही हूँ उदाहरण के तौर पर। जबकि ये जो टॉपिक है ये बड़े स्तर की बात कर रहा है, विश्व की बात कर रहा है, तो बड़ी स्तर की बात हो रही तो बड़ा ही अमाउंट होगा। तो बस एक समझाने के लिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था। क्या कहते हैं कि दुनिया भर में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को विकसित एवं लागू करने के लिए WHO द्वारा अल्मा एटा घोषणा को अपनाया गया था। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब ऐसा संगठन आया तो उसमें किसी घोषणा को भी अपनाया गया होगा। तो इसका क्या उद्देश्य था इसमें कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की बात की गई। बिल्कुल एब्सोल्यूट है, करेक्ट है। प्राइमरी यहाँ पर हेल्थ की बात की गई, को उसको देखभाल और विकसित और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है WHO द्वारा अल्मा एटा घोषणा को अपनाया गया था। तो यहाँ पर ध्यान आपको क्या देना है? अल्मा एटा घोषणा को 1978 में WHO के द्वारा अपनाया गया था। स्पष्ट हो गया है। तो ये कथन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
अब यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहती हूँ। देखिए, ऐसे ये प्रश्न आपके सामने आएंगे। यहाँ पर ये प्रश्न लाया गया है क्यों? कहीं ना कहीं ये करंट में बना हुआ है, कोविड को लेकर आपको पता है ये बना हुआ है, WHO करंट पे निरंतर अभी। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, जब आपको ऐसे कथन दिखें तो हर कथन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर कथन अपने आप में एक प्रश्न बन सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अल्मा अटा घोषणा की बात की गई है। मान लीजिए हमें अल्मा अटा घोषणा हमारे सामने आ जाए कि अल्मा अटा घोषणा क्या होता है, और 4 या 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस घोषणा को लाया गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें आपको दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये पता चल गया कि अल्मा अटा घोषणा जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना है, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं ऐसे कथनों को, है ना। तो चलिए, अब कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो आपके समक्ष है पहला और तीसरा कथन यहाँ पर ठीक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। स्पष्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कथन, दूसरा जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि SCO, क्या लिखा है, SCORATS, रेट्स, ठीक है, SCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी एक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, ये SCO क्या है, शंघाई सहयोग संगठन है। पूरा पढ़ते हैं, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी एक संरचना है। आइए, स्टेटमेंट क्या कहता है, यह SCO के अंतर्गत क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर आतंकवाद, ध्यान दीजिएगा, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक समन्वय केंद्र के रूप में स्थापित, इसको स्टेब्लिश किया गया है। चलिए भाई, ये तो रहा पहला कथन। ध्यान क्या देना है, मान लीजिए हमें नहीं आता, वैसे इसमें ना आने लायक ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि सब आपने जैसे पढ़ा होगा, इसको रीड आउट करेंगे तो कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, मुझे पता है आपको समझ आ रहा होगा, फिर भी मैं यहाँ आई हूँ तो थोड़ी मेहनत कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर, ठीक है भाई, वैश्विक स्तर की बात समझ आ गई, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, ऊपर क्या कह रहा है, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसके विरोध में ये संरचना को है जो ये बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, आतंकवाद विरोधी, यानी कि कोई आतंक तो फैला हुआ है, आतंक तो कोई फैला हुआ है भाई। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक समन्वय केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। वो सभी देशों के बीच एक कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है और एक ऐसा केंद्र बनाने की, स्थापित करने की बात कर रहा है जहां पर कोऑर्डिनेशन हो सके और इसको रोका जा सके, इन बुराइयों को रोका जा सके, इनका मुकाबला किया जा सके, क्योंकि आतंकवाद किसी बीमारी से कम, कोई जो है वो बीमारी से कम नहीं है। तो देखिए, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए इसको स्थापित एक केंद्र के रूप में किया गया था। पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है, ये कथन हमारा करेक्ट हो जाता है। दूसरा कह रहा है, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, ये रेट्स की बात कर रहा है कि कार्यकारी समिति बीजिंग में है। दूसरा कह रहे हैं कि जबकि SCO जो है, जो हमारा ये SCO जिसके बारे में बताया था, शंघाई सहयोग संगठन जो है, उसका सचिवालय कहाँ है, ताशकंद में अवस्थित है। देखिए, जब आपके सामने ऐसे स्टेटमेंट आए तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ें ध्यान रखनी। देखिए, यहाँ 2 फैक्ट्स दिए गए, एक तो इसके कार्यकारी समिति के बारे में बता रहा है वो कहाँ पर है, दूसरा कह रहा है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो 2 चीज़ें हो गई यहाँ पर। आपको बताया था जब एक ही स्टेटमेंट में ऐसे 2 फैक्ट्स दिए गए हों तो थोड़ा हमें चौकन्ना होना होता है, क्योंकि हो सकता है ये स्वैप कर दिए गए हों या फिर इनको गलत वहाँ पर लिखा गया हो, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। क्यों, आइए देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति बीजिंग में नहीं, बल्कि ये कहां पर है, ताशकंद में अवस्थित है। देखिए, उल्टा कर दिया गया है। फिर दूसरा कह रहा है कि जबकि SCO का जो सचिवालय है वो बीजिंग में है, ना कि ताशकंद में। तो इस आधार पर हमारा ये कथन गलत हो जाता है। यहाँ पर तक स्पष्ट हो गया है। तीसरा कह रहा है, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। ऐसी चीज़ें आपके सामने आए, इनका संरचना की बात की जाए तो क्या देखिए, ध्यान दिया आपने यहाँ पर, किसके लिए बनाया गया, उद्देश्य क्या है, ठीक है, किसके अंतर्गत ये आता है, इसका सचिवालय क्या कहाँ है, इसकी समिति कब कैसे बनाई गई है, कहाँ पर इसका कार्यकारी समिति जो ऑफिस है या जो भी चीज़ें हैं इस तरह से कहाँ पर हैं, भारत में इसका क्या स्थान है, बाकी के अन्य देशों की क्या स्थिति है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है।
तो कह रहा है कि भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। संस्थापक सदस्य मतलब जब इसकी स्थापना हुई होगी उस वक्त कौन किन किन देशों ने मिलकर इसको स्थापित किया था, तो ये गलत है क्योंकि भारत जो है संस्थापक देशों में से एक नहीं है। वो इस संगठन का या इस संस्था का वो सदस्य तो है पर संस्थापक सदस्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत इसमें 2017 में जुड़ा था, जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। ठीक है, तो इसी आधार पर हमारा ये कथन भी यहाँ पर गलत हो जाता है। अब पूछ रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। स्पष्ट हो गया है। ऐसे ही आपको अभ्यास करते रहना है, अपने पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी ऐसे ही खंगालते रहना है। खुद का निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। खुद को निरीक्षण करते रहिए कि कितना आप कर पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान के लिए जो केंद्र बनाया गया है, ये CCMB जो एक केंद्र बनाया गया है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए कह रहा है कि किसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है, ठीक है, और इसका जो स्थित कहाँ पर है, ये जो केंद्र बनाया गया है वो कहाँ पर स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद किसके द्वारा इसको नाम दिया गया है, किसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है, इत्यादि चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कथन भी कुछ इसी अनुरूप बने हुए हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि यह नई दिल्ली, कौन? CCMB की बात कर रहा है। यह नई दिल्ली में स्थित एक प्रमुख शोध संगठन है, ठीक है, जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के तत्वाधान में संचालित होती है। ये बात तो कथन में देखिए कुछ चीज़ें करेक्ट होंगी, कुछ चीज़ें अनकरेक्ट होंगी। पूरा कथन करेक्ट या पूरा कथन इनकरेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पर भी वही हुआ है। क्यों? देखिए यहाँ पर दो फैक्ट्स दिए गए। कह रहा है इसका ये जो शोध संगठन है वो किस क्षेत्र में अवस्थित है, किस देश में, वो कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि किसके तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है, तो दो फैक्ट है। तो देखिए दोनों करेक्ट है या नहीं, ऐसे स्टेटमेंट ध्यान देना होता है। तो देखिए ये तो चीज़ करेक्ट है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के तत्वाधान में इसको संचालित तो किया जाता है, लेकिन ये जो शोध संगठन है वो नई दिल्ली में नहीं बल्कि ये कहां पर है? हैदराबाद में है। ध्यान रखिएगा ये हैदराबाद में है और इस आधार पे हमारा ये कथन गलत हो जाता है। आइए दूसरा कथन क्या कह रहा है। इसे ग्लोबल मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी नेटवर्क यूनेस्को के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नामित किया गया है। किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। तो ये कथन हमारा पूरी तरह से करेक्ट है क्योंकि एकदम से फैक्ट है। देखिए फैक्ट या तो आएगा या तो नहीं आएगा। कहीं कहीं पर हमें आता है, थोड़ा डाउट है, तो हम थोड़ा सा ऊपर नीचे देखकर सेंटेंसेस को, अपने कथनों को देखकर हम सही करने की मतलब कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एकदम फैक्चुअल बात की गई है तो हमें थोड़ा सा इसके लिए करंट से जुड़े रहना है और अपनी चीज़ों को और रिवाइज करते रहना है। तो यहाँ पर हमारा ये कथन करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो ग्लोबल मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी नेटवर्क है वो जो है यूनेस्को का है। अब इसमें क्या होता है कि ग्लोबल मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी नेटवर्क के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इसको नामित किया गया है। जो लिखा है एग्जैक्टली लिखा है, एकदम एक्यूरेट लिखा है, तो ये कथन हमारा करेक्ट हो जाता है। पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो आइए देखिए इसमें सिर्फ दूसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है आज का अपना अगला प्रश्न कि इसरो के गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य, देखिए सीधी सी बात है, उद्देश्य आ गया। दूसरे कथन में मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा इस जो मिशन है इसको पूरा किया जाएगा। इसके बाद इसमें कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है, प्रश्न कहीं बाहर से नहीं बनता है, इसी तरह से चीज़ें बनती हैं। बस हमें जब पढ़ रहे हैं ना, हम जब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो घर पर जब हम अपना रिवाइज करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसका उद्देश्य को ध्यान में रखना है, ठीक है। किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको जो ये लाया गया है, जो मिशन है वो पूरा किया जा रहा है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, हमारा प्यारा भारत अभी किस इस लिस्ट में है या नहीं, या हम यहाँ पर अभी आने वाले समय में इसमें जुड़ने वाले हैं। तो इन विशेष चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना है। आइए कहता है कि इसरो का जो गगनयान मिशन है इसका उद्देश्य निम्न भूकक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें दे दी गई कि निम्न भूकक्षा, मानव अंतरिक्ष उड़ान, और वही कह रहा है स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। देखिए तीन चीज़ें दे दी गई और तीनों कैसे करेक्ट है या इनकरेक्ट इनको देखते हैं। देखिए निम्न भूकक्षा क्या होता है कि पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ऑर्बिट है, ये तो करेक्ट है।
कह रहा है मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? मानव को अंतरिक्ष में भेजने की बात की जा रही है। मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता का जो है प्रदर्शन करना है। क्लियर हो गया है, पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा है। करंट से जुड़े रहेंगे तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे, ये पूरी तरह से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है कि स्वदेशी रूप से विकसित, ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी रूप से विकसित GSLV Mark 2 लॉन्च व्हीकल का उपयोग गगनयान को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। देखिए इस तरह के मिशन में किस तरह का लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया जा रहा है वो ध्यान देना है, ठीक है। कह रहा है स्वदेशी रूप से, अब देखना है कि किन किन देशों के साथ इसको बनाया जा रहा है, क्या हमारा देश खुद से इसको बना रहा है या अन्य देश भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि GSLV Mark 2, ये गलत है क्योंकि GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3 के द्वारा, लॉन्च व्हीकल के द्वारा उपयोग करके गगनयान को लॉन्च करने के लिए इसको किया जाएगा। तो ये कथन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि GSLV Mark 2 नहीं बल्कि GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसका उपयोग जो है, इस व्हीकल का उपयोग करके इस मिशन को पूरा किया जाएगा। तीसरा कथन कह रहा है USA और रशिया के बाद भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। देखिए यहाँ पर एकदम फैक्ट है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि देखिए US भी है, USA भी है, रशिया भी है, इसके बाद चाइना भी है। इस मिशन में चाइना भी है, USA है, रशिया है, चाइना, इसके बाद अब भारत जो है, हमारा भारत जो है अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा है ये कुछ, तो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने वाला है बहुत जल्द और इसलिए वो चौथे स्थान वाला देश बन जाएगा इस मिशन में। तो कौन कौन से अभी 3 देश है? USA है, रशिया है, इसके बाद हम देखते हैं चाइना है और बहुत जल्द हमारा भारत भी इस मिशन को पूरा कर लेगा। तो इस आधार पे हमारा ये कथन गलत हो जाता है क्योंकि भारत तीसरा नहीं बल्कि चौथा देश बन जाएगा। पूछ रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वो असत्य कथन है। तो देख लीजिए पहला केवल ठीक है, इसके बाद बाकी के कथन हमारे यहाँ पर गलत है। तो दूसरा और तीसरा कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन सी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए आज के अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए नाटो संधि के अनुसार इसकी सदस्यता केवल यूरोपीय देशों तक ही सीमित है। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए नाटो को 1949 में बनाया गया था, इस संगठन को 1949 में बनाया गया था और यूरोपीय देशों में सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए इस संगठन का जो है स्थापना या निर्माण किया गया था। स्पष्ट हो गया है। अब क्या कह रहा है? नाटो संधि के अनुसार इसकी सदस्यता केवल यूरोपीय देशों तक ही सीमित है। भाई सीधी सी बात है, यूरोपीय देशों में सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए इसको बनाया गया, तो ये कथन पूरी तरह से कुछ इसी तरह से स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये कथन हमारा करेक्ट हो जाता है क्योंकि नाटो की संधि अनुच्छेद 10 के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर किसी भी यूरोपीय देश को ही यहाँ पर जो है सदस्य बनने का सीमित रखा गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा कह रहा है किसी देश को नाटो में शामिल करने का जो डिसीजन है सभी सहयोगियों द्वारा सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाता है। भाई देखिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए ये हमारा नाटो का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नाटो है हमारा ये, इसमें इसके कई सारे देश हैं, यूरोपीय देश की बात कर रहा है ये, यहाँ पर कई सारे उसके देश हैं। अब बाहर से कह रहा है कि किसी और देश को यदि इसमें शामिल होना होता है तो इन सब की सहमति, इन सब की सम्मति होना अनिवार्य होता है। मान लीजिए यहाँ से कोई और देश यहाँ पर आना चाहता है, इसमें शामिल होना चाहता है इस संगठन में, तो ये एक कोई देश कह रहा है नहीं भाई हमारा तो इस देश से नहीं बनती, हम तो इसमें अपनी सहमति नहीं देंगे। अब ये कह रहा है नहीं हमारी तो बहुत अच्छी इसके साथ घनिष्ठ संबंध है, हम तो इसको आने देंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ऐसे में संगठन अंदर से थोड़ा अव्यवस्थित सा हो जाएगा। पता चले जो उसका उद्देश्य है उद्देश्य से ही भटक जाए। जब आपस में ही इनका नहीं बनेगा तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अच्छी जो सहमति है, आपसी सहमति होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ पर। तो इसीलिए ये कथन पूरी तरह करेक्ट हो जाता है क्योंकि कह रहा है किसी देश को नाटो में शामिल करने का निर्णय सभी सहयोगियों द्वारा जो है सर्वसम्मति के आधार पर ही लिया जाता है। पूरी तरह से करेक्ट है ये कथन। पूछ रहे हैं कौन से कथन जो है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो देखिए हमारे ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि दोनों ही कथन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं।
ठीक है, आपको ये यहाँ पर समझ आ गया है। और इसी तरह से मैं आप सभी से फिर से एक बार आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो सीरीज़ हम लेकर आए हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अपनी तैयारी को आप दिन प्रतिदिन मजबूत करते जाइए, खुद को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझे, खुद को ये ना समझे कि हमारी तैयारी नहीं है। आप जितना भी हर दिन पढ़ रहे हैं वो तैयारी में जुड़ता चला जा रहा है, जुड़ता चला जा रहा है। तो ये सिलसिला जारी रखें और इसी तरह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसी तरह आप हमें हमारे अपने जो सुझाव हैं हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर निरंतर ऐसे बने रहें। तो इसी के साथ आप सबसे मैं अलविदा कहती हूँ। शुक्रिया।